सेवारी वार्ता एक प्रयास है चर्चा के माध्यम से ऐसे किस्सों को आप तक लाने का जिनमें झलक है कर्तव्य की और भावना है सेवा की। तो साथियों, आज पहले एपिसोड में सुनते हैं भीमराज सुथार जी को, जो कोविड की पहली और दूसरी लहर में झाडोल क्षेत्र के राहत कार्यों का संचालन कर रहे हैं। नमस्कार भीमराज जी, बहुत स्वागत है आप आज के एपिसोड में। भीमराज जी, हमें जो सुन रहे हैं उनके लिए आप थोड़ा बताएंगे कि आप इस समय कहाँ हैं और क्या काम करते हैं। जी मैम नमस्ते, मेरा नाम भीमराज सुतार है और मैं वर्तमान में सेवा मंदिर का ब्लॉक झाडोल है उसमें प्रखंड समन्वयक पद पे काम कर रहा हूँ जी। और सेवा मंदिर से मेरा बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। मैं वर्ष 2002 से सेवा मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। इस अवधि के दौरान मैं फील्ड स्तर पे प्रभारी के पद पे लंबे टाइम तक मैंने काम किया और वर्तमान में मैं 2019 से झाडोल के में प्रखंड समन्वयक के पद पे काम कर रहा हूँ और इससे पूर्व भी मैं प्रखंड कोटड़ा का, गिरवा का और खेरवाड़ा का समन्वयक पद का काम मैंने किया है। ओके, तो भीमराज जी, जैसे आप बता रहे हैं आपका जुड़ाव काफी लंबा रहा है और अलग अलग जगहों की टीम्स को आपने मैनेज भी किया है। तो सर, इस साल जैसे अभी 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारी टीम और हम सब कोरोना के अलग अलग प्रभावों से जूझ रहे हैं। झाडोल एरिया में आप अलग से कुछ नए चैलेंजेस देख पा रहे हैं दूसरी लहर के साथ? जी मैम, इसमें गत वर्ष से जो कोविड की परिस्थिति हमारे देश में आई है उसमें झाडोल का जो एरिया है वो लगभग कोटड़ा के भौगोलिक क्षेत्र से मिलता है और काफी दूर दराज और काफी फैलाव वाला है। पिछली बार में देखते हैं तो गांव में इस तरह का प्रभाव कम था, बहुत कम केसेस निकल के आए थे। लेकिन अब की बार सेकेंड जो लहर है इसके अंदर गांव में भी काफी इसका प्रभाव पड़ा है और काफी लोग में आए हैं। झाडोल का जो एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें आदिवासी बहुल इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। इसकी वजह से लोगों की सैंपलिंग होना, जांच होना, उसमें काफी टाइम लगा है लोगों में। दूसरा ये कि लोग स्वयं भी इस बीमारी की वजह से, जिस तरह पहले था कि हमको बीमारी नहीं होगी, हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, गांव में नहीं आएगी, तो उस विचारधारा का इसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट लोगों पे रहा है कि वो उन्होंने उस भावना से सोचा कि ये बीमारी खांसी जुकाम है, कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से ये संक्रमण जो है लगातार फैलता गया है। और गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सबसे ज्यादा इस बीमारी के जो लक्षण हैं जिनको परिवार को, वो सामने खुद चल के नहीं आ रहे हैं। सरकार की या किसी विभाग या किसी संस्थाओं की पहल होती है तो उन लोगों को मोटिवेट करके सैंपलिंग के लिए लाया जाता है। फिर जो परिवार पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको क्वारंटाइन या जो भी उनको संस्थागत क्वारंटाइन करना है या हॉस्पिटलाइज करना है वो काम है। लेकिन मेरा ये है कि इसमें सबसे बड़ा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको गंभीरता से नहीं लिया है। इसकी वजह से झाडोल में एज ए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक देखते हैं तो लगभग 500 के अराउंड पॉजिटिव केस निकले होंगे। गांव में भी निकले हैं, इसमें युवा भी शामिल है और एज्ड व्यक्ति दोनों तरह के शामिल हैं। पर यह है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी रही, लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और लोगों ने सैंपलिंग के साथ साथ में जो टीकाकरण का अभियान है, आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत से गांव में हमें 1 या 2 आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब 45 का जब टीकाकरण हुआ तो उसमें लोगों ने लगवाए होंगे। अभी जो टीकाकरण चल रहा है उसमें भी लोगों का उत्साह कम है। काफी प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के, लेकिन फिर भी जागरूकता में अभी कमी है। और झाडोल में अभी देखते हैं तो सीएससी लेवल पे जैसे फ्लासिया है, झाडोल है, यही बेसिक ज्यादा बड़ा स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ सैंपलिंग लोगों की होती है पर जितना होना चाहिए लोगों को आगे होके कराना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा गेप लोगों का रहा है। काफी प्रयास होने के बाद भी आज भी लोग जो लक्षण है कोविड के वो स्वयं आगे होके नहीं बता रहे हैं। उसकी वजह से उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं या गांव के जो दूसरे लोग हैं वो उनसे इफेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा ये कि एक बार कोई व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव हुआ है और उसकी जो गाइडलाइन है कोविड की, उसकी पालना गांव में लोग उतनी गंभीरता से नहीं करते हैं जितनी शहर में कर रहे हैं रह के।
क्योंकि गांव में इस तरह की बसावट नहीं है कि वो अलग टॉयलेट्स हो, उनके पास अलग रूम्स हो, तो एक छोटे स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो उसी के अंदर वो उतनी पालना गहराई से नहीं कर पाते हैं, तो उनके कहीं न कहीं उनके परिवार के दूसरे मेंबर भी इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं। दूसरा है कि इसमें काफी लोग ऐसे हैं, काफी डेथ हुई है, मगर उनकी कोई जांच नहीं हुई है। सिर्फ एक आधार माना गया है कि इसमें कोविड के लक्षण थे, बुखार आ रहा था, 4-5 दिन से सर दर्द था या पैर दुख रहे, हाथ पैर दुख रहे थे, पर उन्होंने जांच नहीं करवाई। तो ये है कि हम कुछ लोगों में कमियां रही है ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में। आज भी पानरवा जैसा बेल्ट है, उसमें लोगों को सैंपलिंग देने के लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं कि लोग कैंप अपना सैंपलिंग जांच करवाएं। तो कुल मिला के है कि यहाँ पे जागरूकता को लेके और प्रयास करने पड़ेंगे और उसमें काफी गैप रहे हैं। तो भीमराज जी, अगला सवाल मेरा यही है कि आपने जैसे समझाया समस्याओं के बारे में, इस समय आपकी और आपकी टीम की सबसे बड़ी कोर प्रायोरिटी क्या है इस रिलीफ कार्य में? हमारा सबसे बड़ा जो रिलीफ का काम है, अभी कोविड का जो दौर चल रहा है, उसमें सरकार के द्वारा पिछले महीने से सभी जो रोजगार के काम थे वो सभी बंद कर दिए गए थे। नरेगा के दूसरे जो भी काम चलते थे और कहीं भी चल रहे थे कंस्ट्रक्शन के, उसमें कुछ नंबर फिक्स थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सा रोजगार जो है वो आसपास के कस्बों में चलता है, उनका रोजगार कुछ खेती से चलता है, कुछ लेबर से चलता है। तो वर्तमान परिस्थिति में हमने ये देखा कि उन परिवारों को, जो वल्नरेबल परिवार हैं, जो विधवाएं हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं या विकलांग है, जो किसी पे डिपेंड हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, ऐसे में हमने उनको अभी लगभग 370 परिवारों का चिन्हित करके उनको हमने राशन का वितरण किया। उसमें राशन का मतलब ये कि उनको अनाज तो सरकार से मिल ही रहा है, लेकिन हमारी तरफ से उनको मसाले जाए, तेल जाए, कुछ ऐसी चीजें जाए जो उनको अभी मार्केट दूर है तो लाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सभी ट्रेवल्स के साधन बंद हैं। तो उसमें हमने अभी उन परिवारों को राहत का काम किया है। इस तरह के और भी परिवार हम चिन्हित कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारा उद्देश्य है कि जितने भी हम 0 से 5 साल के बच्चों के साथ में 310 आंगनबाड़ी के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बजाज प्रोजेक्ट में बाल सखी जो कार्यक्रम हम चलाते हैं 30 गाँव में, उससे भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उसमें वो बच्चे जो अति कुपोषित आ रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन लेवल को बनाए रखने के लिए उनको भी हम पौष्टिक आहार देने की हमारी आयोजना है। तो इसमें लगभग 800 से 900 बच्चों को कवर अप होगा ताकि उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़े। इसके अलावा सबसे बड़ा, जिसे मैंने पहले भी कहा कि इस एरिया में सबसे बड़ा काम है जागरूकता। तो कोविड के क्या बचाव के क्या नियम सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है, हम लोग किन नियमों का ध्यान रख के इस बीमारी का बचाव कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा लगभग अभी जो टारगेट है लगभग 200 गांव तक हमारा है कि हम कोविड का अवेयरनेस कार्यक्रम करें ताकि लोगों के मन में कुछ अवेयरनेस की भावना पैदा हो और इस बीमारी के प्रति गंभीरता से वो सोचें। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, इस तरह का गांव में बहुत मुश्किल है इनको उस तरह का पालना करवाना। आज हमारी भी बहुत सी साइटें अभी करीबन 200 लेबर हम अभी काम चल रहा है जाडोल प्रखंड में। तो उसमें भी लोगों को इस तरह की पालना करवाने के लिए बार बार हिदायत देनी पड़ती है। तो वो तो एक नंबर है, मगर बहुत से अभी यहाँ पे तो 310 गांव है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें इन नियमों की पालना वो लोग कर पाए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे इस जागरूकता कार्यक्रम से लोगों में कुछ अवेयरनेस आए और वो इन नियमों की पालना करें और जो बीमारी है, इस बीमारी से उनका परिवार, उनके बच्चे और उनका गांव स्वस्थ हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा हम होम आइसोलेशन पे काम कर रहे हैं ऐसे परिवारों के साथ में जिन्होंने कोई सैंपलिंग नहीं करवाया है, जिनके पास कोविड का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन उसमें लक्षण वही है जो लगातार 10 से 15 दिन बीमार रह रहे हैं, घर पे ही रह के इधर उधर लोकल डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। ऐसे गाँव का चयन करके उन गाँव में सरकार के साथ मिलकर उनको सही मेडिकल जो दवाइयाँ जो सरकार ने जारी की है वो उन तक मिले और वो लोग घर में रहें 14 दिन, पालना करें नियमों की, अपने घरेलू परिस्थिति का जो उनका ढांचा है उसी के अनुरूप, और उसके में वो स्वस्थ हो पाए। और यदि कोई सीरियस कंडीशन में आता है तो हमारा बचेगा किसी व्यक्ति की लाइफ कैसे बचाई जाए, इस पे अभी हम काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी
जैसे मैंने बताया कि इस क्षेत्र में सीएससी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो हम कोविड केयर सेंटर जो झाड़ोल में बना है 25 बेड का, इसमें भी अभी ऑक्सीजन का इनके जो उपकरण होते हैं ये बहुत कम है, और है भी तो अभी वो इंस्टॉल नहीं है, यूज में नहीं आ रहे। तो अभी हम उस पे काम करने जा रहे हैं, करीबन 8 से 10 उपकरण देंगे ताकि मरीज अगर यहाँ पे कोई भर्ती होता है तो उसको वो सुविधा यहाँ मिल पाए। उसको यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर उदयपुर रेफर होने का जो टाइम लगता है बीच में, वो कैसे बचाया जाए ताकि मरीज की जान बच सके। ये इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे जितने भी संस्थागत के जो बजट के कार्यक्रम हैं वो लोगों को आजीविका बढ़ाने के, वो हमारा प्रयास रहेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियमों की कोविड के नियमों की पालना करते हुए हम कैसे काम करवा सकते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके इस विकट परिस्थिति में। ये हमारा मुख्य काम है। तो भीमराज जी, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे देश में भी सभी लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और एक और जो बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र की टीम्स जो ग्रास रूट में काम कर रही हैं उनके अंदर भी आ रहा है कि एक तरीके की हताशा है, एक तरह की थकान है जो कोविड की वजह से हमारी टीम्स में आ जाती है कभी कभी, और आप तो लीड कर रहे हैं। तो भीमराज जी, आपने खुद का मोटिवेशन और टीम का मोटिवेशन कैसे बनाए रखा है इस स्थिति में भी? ये संस्था जैसे सेवा मंदिर संस्था बहुत लंबे समय से झाड़ोल में काम कर रही है, और ज्यादातर स्टाफ जो है उसमें सेवा मंदिर के कार्यों का जो ढांचा होता है, उनके क्रियान्वयन होता है, वो काफी समझ है। कोविड की परिस्थिति में अभी ग्रामीण क्षेत्र में जरूर हमारे कार्यकर्ता जो है उनमें भी ये भय था कि यदि हम फील्ड में जाएंगे तो हो सकता है हम भी कोविड के पॉजिटिव हो जाएं, हमारा परिवार उससे दिक्कत हो जाए। लेकिन इन परिस्थितियों में सबसे बड़ा टीम लीडर की भूमिका रहती है कि वो अपने स्टाफ के साथ में उनका कैसे मोटिवेशन बढ़ाए, क्योंकि संस्था का काम जो है वो आज के टाइम इस परिस्थिति में हम लोगों के साथ काम करेंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों को जीवन का उनका जीवन बचेगा, उनका स्वास्थ्य सुधरेगा और इस बीमारी से बचाव होगा। तो हमने हमारी टीम के साथ में ज्यादातर संवाद किया है, उनको जोड़े रखा है जी। और ऐसे साथी कार्यकर्ता जो टीकाकरण जिन्होंने करवाया, हमने मोटिवेट करके हमारे लगभग 80% कार्यकर्ताओं का फर्स्ट डोज हमने कंप्लीट करवाया। बढ़िया। हमने उन कार्यकर्ताओं के साथ में फील्ड में हमारा जो भी राहत का काम है उसके साथ किया। और दूसरा हम जहाँ काम करते हैं हमारे ग्राम समूह हैं, उनमें मोतवीर लोग हैं, हमने उन लोगों को आइडेंटिफाइड किया जिन्होंने टीकाकरण हो चुका है जी। ऐसे लोगों को हमने साथ में जोड़ा, हमारी एक टीम बनाई जिसमें से लगभग 160 से 165 लोग हैं आज की परिस्थिति में जो वॉलेंट्री राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं हमारा, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वो लोग करेंगे। पर हमने ये टीम बनाई कि वो उनमें विश्वास बना रहे कि जिनके टीका हो गया है वो अगर पूरी सुरक्षा के साथ अगर फील्ड में हम काम करते हैं, जो भी राहत का हो या चाहिए आजीविका बढ़ाने का हो, तो उससे घबराने की बजाय अपना मानसिक धैर्य बनाए हम, तो उससे ज्यादा जो है काम हो सकता है। इसी सोच के साथ हमने टीम से बात की, और पूरी जो टीम है उसमें से सभी ने जिन्होंने अपना टीकाकरण करवाया है स्वेच्छा से, या जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया वो भी फील्ड में काम करने के तैयार थे। लेकिन हमने अभी उसी तहजे पे काम किया जो अभी टीकाकरण जिनका हुआ है उन्हीं के साथ में हमने काम किया, और टीम ने अच्छा काम किया है। सभी को हमने जिम्मेवारियां दी कि ज्यादा गांव में उनका मूवमेंट नहीं हो, ज्यादा व्यक्तियों से वो कांटेक्ट में नहीं हो, जो व्यक्ति आज जा रहा है वो कल रिपीट नहीं होगा ताकि वो किसी से संक्रमित नहीं हो जाए। दूसरा, हमने इसमें संस्था की तरफ से सभी को सुरक्षा जो किट्स होती है जिसमें मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, फेस शील्ड है, ये सभी हमने उनको उपलब्ध कराए थे। और उपलब्ध कराने के बाद में उसको उपयोग करने के बाद ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया, और उसमें टीम को वितरण से पहले और वितरण के समय दोनों समय संवाद कहीं न कहीं से प्रशासन से हमारे द्वारा रहा। वितरण के बाद में भी जो टीम्स है उनमें अगर किसी को दिक्कत तो नहीं हुई, वो वार्ता रही। तो टीम का मनोबल बढ़ाने से ही काम होता है। आप स्वयं
मैं यहीं रहता हूँ तो मैं खुद भी इस काम में आगे रहा हूँ इनके साथ। जब आप स्वयं आगे रहते हो तो आपकी टीम का विश्वास बढ़ता है और आपका काम जो है वो अच्छा होता है फील्ड लेवल पे। तो हमने इसी भावना के साथ में काम किया और पूरी टीम आज भी काम कर रही है। आगे की परिस्थितियां और विपरीत रहती है तो भी हमारी टीम इस परिस्थिति में फील्ड पे काम करेगी और लोगों के जो भी स्वास्थ्य की समस्या है उस तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जी, धन्यवाद भीमराज जी। आपकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत ऊर्जा मिली और मैं आशा करती हूँ हमें सुनने वाले और भी साथियों को ऊर्जा मिले। और आपने बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट वाइज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, तो जो सुनने वाले अपनी अपनी संस्थाओं में ये चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी मददगार रहेगा। धन्यवाद फिर से भीमराज जी आज की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद है इस बातचीत ने आज आपको एक कोशिश और करने की थोड़ी ऊर्जा तो ज़रूर दी होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी कई नई बातों के साथ।